देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बदले मौसम की खबर से। दिल्ली सटे नोएडा में अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश के साथ यहां जमकर ओले भी गिरे। सेक्टर 49 और नोएडा एक्सप्रेसवे में ओले गिरने और बारिश होने से पारा गिर गया और लोगों ने राहत की सांस ली। भीषण गर्मी से जूझ रहे नोएडा में हुई इस बारिश से मौसम सुहाना हो गया। दोपहर में अचानक जोर से आंधी चलने लगी और देखते ही देखते जमकर बूंदाबांदी शुरू हो गई और ओले भी गिरे। भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वालों को भी मौसम के बदले मिजाज ने राहत दी। कई इलाकों में हुई प्री मानसून बारिश ने न सिर्फ पारा गिरा बल्कि तेज हवाओं ने मौसम को सुहाना भी बना दिया। पारा गिरने से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली। बुधवार को जबरदस्त गर्मी से देर शाम इंदौर वासियों को बड़ी राहत मिली। जब शाम को इंदौर और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश हुई, मानसून से पहले हुई इस बारिश से पारा 10 डिग्री तक गिर गया। भोपाल में बुधवार देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। आज सुबह से ही शहर में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम के करवट लेने से यहाँ आए सैलानी काफी खुश हैं, तो स्थानीय लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। मुंबई में समुद्र में आए हाई टाइड के चलते भारी मात्रा में पानी शहर के अंदर घुस गया है। सुबह 11:37 पर समुद्र में हाई टाइड आया। समुद्र में 4.38 मीटर की ऊंचाई तक लहरें उठी तो पानी शहर के कई इलाकों में जा घुसा। हाई टाइड के चलते समुद्र का पानी मुंबई के कई इलाकों में जा घुसा। शिवाजी पार्क, माहिम जैसे इलाकों में बिना बारिश के ही जल भराव हो गया। सड़कें पानी में डूब गई। जगह जगह जमा हुए पानी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। हाईटाइड के चलते शहर में घुसे समंदर के पानी में कई इलाके डूब गए। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। नाले और सड़कें जाम हो गई। गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आए। बीएमसी के अधिकारी जाम नालियों को खोलने की मशक्कत करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। आज कानपुर में कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और मटका मार्च निकालकर बिजली पानी संकट पर विरोध जताया। दिल्ली में बिजली का हाल जानने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बुधवार की रात सड़कों पर निकले। पीयूष दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए जहां लोगों ने उन्हें बिजली समस्याओं के बारे में बताया। नॉर्मल कोर्स में जो 6 महीने लगता इरेक्ट होने के लिए, उसको पावर ग्रिड के अफसर 2 हफ्ते में करके देंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। और आज का काम देख के तो मैं वास्तव में चौंक गया कि शायद आई वॉज टू एग्रेसिव। मैंने कुछ बहुत ही चैलेंजिंग डेडलाइंस डाल दी हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि वो सरप्राइज विजिट कर देखने की कोशिश कर रहे थे कि किन किन इलाकों में कब कब बिजली कटौती हो रही है। गोयल ने कहा केंद्र सरकार बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी हुई है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में बिजली संकट के लिए सीधे कांग्रेस की सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। गोयल ने कहा कि 15 सालों से जो सिस्टम गड़बड़ है उसे हम 15 दिनों के भीतर कैसे ठीक कर सकते हैं। पर अगर 15 साल में 12 साल में यहाँ ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है तो बिजली को दिल्ली के अंदर लाऊं कैसे? अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स वीक है, आउटडेटेड है, मॉडर्नाइज नहीं हुई है, टूटती जा रही है, तो उसका समाधान मैं 15 साल का 15 दिन में नहीं कर सकता। इधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रात में बिजली के हालात के बारे में जानकारी ले रहे थे। उधर दिल्ली के कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए थे। शादबाग, कालकाजी, त्रिलोकपुरी समेत कई इलाकों में रात में काफी देर तक बिजली कट रहा। बिजली संकट का यह हाल है कि दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में भी बिजली गुल है और पानी का भी संकट है। वसंत विहार डिस्पेंसरी में बिजली नहीं रहने से मरीजों के इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल होने के चलते घरों में अंधेरा पसरा रहता है, वहीं सड़क पर दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलती हुई दिखती है। कालकाजी इलाके में भी दिन में स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं। दिल्ली में बिजली के बुरे हाल को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और उनसे मिलने का वक्त मांगा है। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड में बने अवैध 96 फ्लैटों को खाली करने के लिए दी गई डेडलाइन में महज 2 घंटे बचे हैं। बीएमसी ने इन फ्लैट्स मालिकों को आज शाम 5 बजे तक फ्लैट की चाबी सौंपने के लिए कहा है। कैंपाकोला कंपाउंड में अवैध ठहराए गए 96 फ्लैटों में से कुछ फ्लैट मालिक यहां से छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कई लोग फ्लैट छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं और ये परिवार कैंपाकोला कंपाउंड में डटे हुए हैं। कैंपाकोला कंपाउंड में डटे लोगों का कहना है कि जो जान दे देंगे और फ्लैट नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे।
कई युवा ऐसे हैं जिनका जन्म कैंपाकोला के इन्हीं फ्लैट्स में हुआ है। ऐसे युवा किसी भी सूरत में कैंपाकोला कंपाउंड छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार नहीं। दरअसल कैंपाकोला कंपाउंड की 7 इमारतों में से 5 मंजिल से ऊपर तोड़ने का आदेश दिया गया है। यहां 5 मंजिला इमारत ही बनाने की इजाजत थी, लेकिन कुछ इमारतें 20-20 मंजिल तक बना दी गईं और इन्हें ही तोड़ने का आदेश दिया गया है। कैंपाकोला कंपाउंड में कुल 96 अवैध फ्लैट हैं जिन्हें तोड़ने के लिए बीएमसी को हरी झंडी मिल गई है। फ्लैट मालिक सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन इन्हें कोई राहत नहीं मिली और आज कैंपाकोला कंपाउंड में कयामत का दिन है। हिमाचल की मंडी की ब्यास नदी से आज 2 और छात्रों का शव बरामद कर लिया गया है। अब तक कुल 8 शव मिले हैं। हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र ब्यास नदी में बह गए थे, जिनमें से 16 की अभी भी तलाश जारी है। मंडी में छात्रों के शव खोजने के लिए नेवी के 8 गोताखोरों को भी बुलाया गया। अंडर वाटर इक्विपमेंट के साथ नेवी के गोताखोर मौके पर पहुंचे, साथ ही यूएवी के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। उधर एनडीआरएफ ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करने के लिए पटना, गोवा और कोलकाता से भी टीमें बुला ली हैं। एनडीआरएफ ने इन जगहों से कई गोताखोरों को भी बुलाया है। नेवी जवानों के आ जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। आईटीबीपी एनडीआरएफ के जवान पहले से ही मुस्तैद थे। अब सभी टीमें मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं और इन पर 16 छात्रों को खोजने का जिम्मा है। यूपी के हमीरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के सुमेरपुर थाने में एक महिला ने दारोगा और 3 सिपाहियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके गिरफ्तार पति को छोड़ने के लिए दारोगा ने 20,000 रुपए रिश्वत मांगी। महिला का कहना है रिश्वत नहीं देने पर दारोगा ने 3 सिपाहियों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। थाने के अंदर गैंगरेप की वारदात 9 जून की है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने हमीरपुर एसपी से की। महिला की शिकायत के बाद आरोपी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि तीनों आरोपी सिपाही अभी फरार हैं। यूपी के बस्ती में एक महिला ने समाजवादी पार्टी के नेता पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि एसपी नेता गोवर्धन सोनकर अपने समर्थकों के साथ उसके साथ रेप की कोशिश की। यूपी में अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा। बदायूं और हमीरपुर के बाद अब मुरादाबाद में भी एक लड़की की लाश पेड़ पर लटकती हुई मिली। घटना मुरादाबाद के राजपुर गांव की है। आशंका जताई जा रही है कि पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। इस मामले में पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के वाराणसी में भी गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। यहां के मंडुआडीह इलाके में 2 लोगों ने एक महिला से गैंगरेप किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी ऑटो ड्राइवर है जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी के कुशीनगर में एक नाबालिग के साथ गांव के ही 2 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। रेप के बाद आरोपियों ने लड़की की पिटाई की और फिर उसे नहर में फेंक दिया। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं रेप पीड़ित नाबालिग लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी में रेप की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन इस बाबत डीजीपी एएल बनर्जी ने वेतु का बयान दे दिया है। उन्होंने रेप को रूटीन घटना बताया है। कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है। ये मैं मानता हूं कि घटनाएं हो रही हैं। ये क्या कहते हैं, हर साल नॉर्मल एक रूटीन है जिसमें कि घटनाएं होती रहती हैं। बदायूं में 2 चचेरी बहनों की गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। कल सीबीआई के 20 अफसरों की टीम जांच के लिए बदायूं जाएगी। CBI has today registered FIR in the alleged Badaयूं rape case. A 20-member team headed by the DIG of the Special Crime Branch will leave for Uttar Pradesh tomorrow. मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता ओमवीर की हुई हत्या के मामले में मेरठ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वारदात के दौरान उसे भी पैर में गोली लगी थी और वो यहां के एक अस्पताल में भर्ती था, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी इलाज कराने के लिए मेरठ के कोटपाल नर्सिंग होम आया था। पुलिस पहले से ही अलर्ट थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नर्सिंग होम के मालिक और उसके बेटे समेत 3 डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया गया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुई बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 4 आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते विजय पंडित की हत्या की गई है। आईपीएल फिक्सिंग के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 अगस्त तक इन दोनों को पेश होने की आखिरी मोहलत दी है।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम पर अखबारों में विज्ञापन भी दिया है। विज्ञापन में कहा गया है कि 16 अगस्त तक दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए तो इन्हें भगोड़ा घोषित कर संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। निवेशकों को लुभाने के लिए यूपी सरकार ने दिल्ली में इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव में मौजूद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निवेशकों से कहा कि उनका यूपी में स्वागत है और वो यहां आकर काम करें। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करने वाले हैं। मुलाकात शाम 5 बजे होगी। इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार जुट गई है और इसके लिए सर्च कमेटी बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस बाबत 3 जजों से उनकी सहमति भी पूछी गई है। संसद से पास हुए लोकपाल बिल में ऐसा प्रावधान है कि चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी नहीं है और इसी का फायदा उठाते हुए मोदी सरकार लोकपाल की नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाह रही है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में अपने पहले संबोधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ खास प्लान करने की तैयारी में है। इस बाबत इसी महीने मोदी लाल किले का दौरा कर तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की गाज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर गिर सकती है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान चव्हाण को महाराष्ट्र के सीएम पद से हटाने की तैयारी में है। खबर है कि कांग्रेस के कई विधायक और सहयोगी दल एनसीपी भी मुख्यमंत्री को बदलने का दबाव बना रहे हैं और कांग्रेस आलाकमान अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की छुट्टी कर नए चेहरे की तलाश में है। अगर पृथ्वीराज चव्हाण को महाराष्ट्र के सीएम पद से हटाया जाता है तो 3 बड़े नाम मुख्यमंत्री की रेस में दिख रहे हैं। इनमें बाला साहब थोराट, राधाकृष्णा विखे पाटिल और हर्षवर्धन पाटिल के नाम शामिल हैं। हालांकि एक खबर यह भी है कि दलितों को लुभाने के लिए कांग्रेस सुशील कुमार शिंदे के नाम का दांव चल सकती है और उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बना सकती है। शिंदे पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान 15 जून तक हो सकता है। अध्यक्ष पद की दौड़ में जेपी नड्डा सबसे आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह के मंत्री बन जाने के बाद से बीजेपी अध्यक्ष के लिए नए नाम की खोज पार्टी में चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनते ही एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुसार उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो गई। अध्यक्ष पद के लिए नड्डा के अलावा अमित शाह और ओम माथुर के नाम की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की है। मोदी ने राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज से इस बाबत राय भी ली है। लखनऊ की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नई पहल की है और अपने ही घर का एनर्जी ऑडिट करवाने का फैसला लिया है। यह पहला मौका है जब किसी सीएम ने ऐसी पहल की है। असम के कार्बिलांग इलाके में पुलिस ने मेघालय बॉर्डर के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। इनमें 6 AK-47 राइफलें और 16 राइफलें, 21 ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और 400 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 10 जून को उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए एसपी नित्यानंद गोस्वामी और उनके पीएसओ से लूटे गए हथियार भी बरामद कर लिए। उग्रवादियों ने शहीद एसपी की पिस्टल और उनके पीएसओ की AK-47 राइफल लूट ली थी। इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर दिखा है। आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गुजरात पुलिस के गवाह सतीश वाधवानी ने इंडिया न्यूज के शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई थी, जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद एमपी सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करवा दी है। इससे पहले दूसरे गवाह अमृत प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सतीश ने इंडिया न्यूज को धन्यवाद दिया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इंडिया न्यूज को, दीपक चौरसिया जी को, जिन्होंने प्रमुखता से मेरी सुरक्षा का मुद्दा उठाया और आज मुझे एक गार्ड मुझे प्रदान हो गया सुरक्षा का। यूपी के आगरा में देर रात लगी भीषण आग से प्लास्टिक पाइप का गोदाम जलकर खाक हो गया। भीषण आग के चलते काफी देर तक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। गोदाम मालिक के मुताबिक आग से करोड़ों का पाइप जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग बुझाने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां बुलानी पड़ी। फिलहाल अभी आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। जम्मू के जंगलों में देर रात लगी आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग जंगल में फैलती चली गई। वन विभाग और फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। जंगल में लगी आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। आग से करीब 1.5 किलोमीटर का एरिया प्रभावित हुआ। जानवरों में भी अफरा तफरी मच गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक टेक्सटाइल मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से गोदाम में रखा करीब 30 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ।
मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा हसलपुर ब्रिज पर हुआ, जब एक तेज रफ्तार जीप ब्रिज के पास खड़े ट्रक से जा भिड़ी। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर इलाके में एक रिटायर्ड मेजर को घर के नौकर ने ही गला दबाकर मार डाला। रिटायर्ड मेजर ने 2 दिन पहले ही नौकर को काम पर रखा था। हत्या करने के बाद नौकर फरार है। रिटायर्ड मेजर अपनी मां के साथ वेस्ट पटेल नगर इलाके में रहते थे और 2 दिन पहले ही नौकर को घर में रखा था। फिलहाल पुलिस आरोपी नौकर की तलाश कर रही है। मेजर को उनकी जांबाजी के लिए भारत सरकार ने वीर चक्र से सम्मानित किया था। दिल्ली के वसंत कुंज में एक लड़की ने 3 लोगों पर कार में गैंगरेप का आरोप लगाया है। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के यमुनानगर में एक महिला ने अपने पति और देवर पर संगीन आरोप लगाए हैं। उसका आरोप है कि दोनों मिलकर रेप करते हैं और विरोध जताने पर उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सुरक्षा बलों और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शिकारी मारा गया। ये अपने साथियों के साथ पार्क में गैंडे के शिकार के इरादे से घुसा था। इसके साथ ही भागने में सफल रहे। राजस्थान के चूरू में एक जिंदा नवजात बच्ची पेड़ से लटकी मिली। उसे रात में एक गत्ते में बंद कर लटकाया गया था। जब लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस बच्ची के मां बाप का पता लगा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गर्मी की चपेट में आने से 30 से ज्यादा ट्रेनी पुलिसकर्मी बीमार हो गए। इनमें से 8 की स्थिति गंभीर है। एंटी नक्सल अभियान के लिए इन जवानों को कड़ी धूप में ट्रेनिंग दी जा रही थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इंसेफ्लाइटिस से अब तक यहां 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं 74 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। कानपुर देहात में पुलिस लाल और नीली बत्ती लगी गाड़ियों पर सख्त दिखी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ियों में लगे हूटर और बत्तियां उतारकर चालान किए। उत्तराखंड के काशीपुर में बिजली कटौती से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ नारेबाजी भी की। एमपी के ग्वालियर में कमिश्नर लेवल के एक अधिकारी ने प्रदूषण को कम करने के लिए अनोखी पहल की है। हफ्ते में 2 दिन पीएफ कमिश्नर 8 किलोमीटर की दूरी तय करके साइकिल से ऑफिस जाते हैं। उनका कहना है कि इससे बीसीसीआई चीफ के पद से हटाए गए एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीसी का चुनाव लड़ने के लिए श्रीनिवासन को हरी झंडी दी है। 27 जून को आईसीसी के अध्यक्ष पद का मेलबर्न में चुनाव है। दरअसल आईपीएल फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों श्रीनिवासन को बीसीसीआई चीफ पद से हटा दिया था। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने उनके आईसीसी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए कहा था, जिसे खारिज कर दिया गया।